अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको एक बहुत ही बड़ा तहलका खेज स्कैंडल लाने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी मीडिया की तारीख का एक बड़ा तहलका खेज स्कैंडल है। हम आपको आज एक इस्टेब्लिशमेंट के 5th जनरेशन वार के टाउट, एक नाम नहाद टीवी एंकर, एक पीटीआई की रियासत मदीना के एक तर्जमान, मुबीना तर्जमान, और एक अदालत से करार शुदा जालसाज, फ्रॉडिये, झूठे और क्रिमिनल इश्तिहारी का स्कैंडल आपके सामने लाने जा रहे हैं। और वो नाम है जो हम आपको बताने अब जा रहे हैं, और हम इस तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि कैसे ये इश्तिहारी अब तक नहीं गिरफ्तार हुआ, वो भी हम आपको सारी तफसीलात देंगे। तो जो शख्सियत जिसका स्कैंडल हम लाने जा रहे हैं वो है चौधरी गुलाम हुसैन, जो टीवी पर बैठकर सियासतदानों को बुरा भला कहने में बड़ी ही मलका हासिल रखते हैं। तो हम उनका अब स्कैंडल लाने जा रहे हैं। वो टीवी पर बैठे थे। वैसे तो असूलन टीवी स्क्रीन पर सहाफियों को बैठना चाहिए, जो सहाफी होते हैं, लेकिन इस टीवी स्क्रीन पर चौधरी गुलाम हुसैन बैठे हुए हैं, जो अदालती और बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक जहां पर यह साबित शुदा है कि वो एक कबाड़िए हैं। क्या है? कबाड़िए हैं। वो कोई सहाफी नहीं है, कबाड़िए हैं जो स्क्रैप का कारोबार करते हैं। इनकी लाहौर में बादामी बाग में के एरिया में, वहां पर इनका स्क्रैप का इंपोर्ट का बिजनेस था, जो ये तफ्तान बॉर्डर ईरान से ये लोहा इंपोर्ट करके यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को बेचते थे, जो उनको पिघला के सरिया बनाती थी या खिड़कियां बनाती थी, वट जो भी कारोबार वो करते थे। तो इनकी कंपनी है मियां एंड कंपनी, वहां पर वो ये उससे चलाते थे। तो ये अर्ली 2000 में इन्होंने उस जमाने में प्रूडेंशियल कमर्शियल बैंक होता था, जो बाद में सऊदी पाक कमर्शियल बैंक बना और अब आजकल सिल्क बैंक के नाम से जाना जाता है। इससे इन्होंने कर्जा लिया। जो दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जो कर्जा लिया वो इन्होंने 3 कंपनियों के नाम पर लिया। वो 3 कंपनियां थी। एक इनकी वही मियां एंड कंपनी, जिसके नाम पर इन्होंने 1.5 करोड़ कर्ज लिया। इन्होंने फिर दूसरी थी उमर बिलाल प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम पर 6 करोड़ कर्ज लिया। जबकि तीसरी थी उमर बिलाल ट्रेडर्स, जिसके नाम पर इन्होंने 2.5 करोड़ कर्ज लिया। और ये कुल मिलाकर तकरीबन चौधरी गुलाम हुसैन ने 10 करोड़ रुपया कर्ज लिया। और ये चौधरी गुलाम हुसैन और इनके बेटों ने लिया, जिसमें उमर हुसैन और बिलाल हुसैन इनके 2 बेटे हैं। तो उन्हीं के नाम पर ये उमर बिलाल ट्रेडर्स और उमर बिलाल प्राइवेट लिमिटेड है। तो बहरहाल ये तीनों कर्ज ये माशाल्लाह डिफॉल्ट कर गए। और इन्होंने तीनों कर्ज जो थे ये इन्होंने एक प्रॉपर्टी रहन रखवा के लिए, जो ये प्रॉपर्टी जो थी ये वाकया थी फिरोजपुर रोड पे वेनस हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में। तो उसके नाम पर इन्होंने ये कर्ज लिया हुआ था, वो रहन रखवाई हुई थी बैंक के पास। अब हुआ ये कि बैंक ने रिकवरी के लिए अदालत से रुजू किया जब ये डिफॉल्ट कर गए, और उसके लिए एक बैंक का लॉ होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001, जो FIO कहलाता है। ये बैंकिंग रिकवरी लॉ है, जिसके तहत बैंक अदालत से रुजू करता है कि ये बंदा हमारा पैसा खा गया, पैसा निकलवा दें। और उस पर जो अदालत थी, और ये उस लॉ के तहत ये था कि जो अगर 5 करोड़ से ऊपर का जो कर्ज होगा वो लाहौर हाई कोर्ट में उसका ट्रायल होगा, और अगर 5 करोड़ से कम का कर्ज होगा तो उसकी रिकवरी के लिए नीचे मातहत बैंकिंग रिकवरी कोर्ट में होगा। तो लाहौर, क्योंकि एक जो कर्ज था जो उमर बिलाल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर था वो 6 करोड़ का था, तो उसका जो दावा था बैंक का वो दायर हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, और वो फिक्स हुआ जस्टिस अजमत सईद शेख के सामने, जो कि अभी इस्लामाबाद इधर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। उस दौर में वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। तो जस्टिस अजमत सईद शेख ने और नीचे दोनों बैंकिंग कोर्ट्स ने तीनों फैसले बैंक के हक में सुनाए, और इनको विलफुल डिफॉल्टर क्रिएट किया कि जानबूझकर इन्होंने डिफॉल्ट किया है। कोई हादसा होकर ये नहीं हुआ कि ये पैसा इनका नुकसान हो गया तो पैसा नहीं पे कर पा रहे। उन्होंने कहा जानबूझकर डिफॉल्ट किया, मतलब जानबूझकर चौधरी गुलाम हुसैन 10 करोड़ रुपया बैंक का खा गए, जो अवाम का पैसा होता है, और अवाम का पैसा चौधरी गुलाम हुसैन खा गए। ठीक, और ये अवामी पैसे पर अभी टीवी पर बैठ के लोगों को लेक्चर देते हैं कि ये सियासतदान चोर हैं, ये तुम्हारा पैसा खा गए। किस मुंह से तुम देते हो? बहरहाल ये चौधरी गुलाम हुसैन खा गए, बैंक के हक में फैसला आ गया। बैंक ने फिर एक
बैंक में एक दरखास्त फिर आ गई चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से कि मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ फैसला दिया गया। उस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने उस दरखास्त पर एक और फैसला दिया और उस दरखास्त में उन्होंने इनको झूठा करार दिया कि इन्होंने जानकर गलत पते दिए थे, समन इनको मौसूल हो रहे थे, इनको मालूम था इनका केस चल रहा है, ये पेश नहीं हुए, तो ये शख्स झूठा है। उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन को झूठा कहा कि झूठा शख्स है। ये भी हुआ। पर उसके बाद हुआ ये कि जो चौधरी गुलाम हुसैन थे ये कभी अदालत में पेश नहीं हुए। अब बैंक ने एक और दरखास्त दायर की और कहा कि अब जो वो जायदाद है जिसके रहन रखवा के चौधरी गुलाम हुसैन ने हमसे कर्ज लिया हुआ है वो आप बराए मेहरबानी बैंक के नाम डिग्री कर दें ताकि बैंक नीलाम करके पैसे ले ले। तो वो जब बैंक के नाम डिग्री करने का मामला आया तो एक शख्स है गुलाम मोहिउद्दीन, उन्होंने एक दरखास्त दायर की जहांगीर अहमद जोजिया की वसासत से, जो वकील थे उनके, लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख के सामने ही। उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरी ये जो जायदाद है ये तो मेरी वालदा जिनका नाम है गुलाम जोहरा जो 1988 में फोत हो चुकी है, ये उनके नाम जायदाद थी और ये इन्होंने जाली सेल डीड से अपने नाम ट्रांसफर करके मुख्तारनामा और जाली दस्तावेजात बना के बैंक से कर्ज ले लिया। चौधरी गुलाम हुसैन ने एक मुर्दा खातून जो फोत हो चुकी थी उनकी जमीन की जाली सेल डीड तैयार करवाई, उसका मुख्तारनामा अपने नाम से तैयार करवाया और फिर उसको बैंक में रहन रखवा के जो उसका एक सर्टिफिकेट था वो तैयार करवा के कर्ज ले लिया उसके ऊपर। यानी कि डिफॉल्ट अलहदा किया, फ्रॉड अलहदा किया, एक मुर्दा खातून के साथ फ्रॉड किया चौधरी गुलाम हुसैन ने इस अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक। और यह भी फिर अदालत में साबित हुआ। जस्टिस अजमत सईद शेख ने इसके ऊपर उनकी बात मानी गुलाम हुसैन की और उनके हक में फैसला दिया और प्रॉपर्टी उनको वापस उनके नाम ट्रांसफर करवाई जो कि जाली तरीके से चौधरी गुलाम हुसैन ने हथियाई भी थी और बैंक में रखवाई हुई थी। और बैंक को फिर जो उसके बाद हुआ ये कि जो जस्टिस अजमत सईद शेख हैं ये एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो जो केस था ये चला गया जो शम्स महमूद मिर्जा हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, उनके सामने समाअत के लिए। 2014 में जो थे शम्स महमूद मिर्जा जस्टिस, उन्होंने भी चौधरी गुलाम हुसैन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए कि ये पेश नहीं हो रहा, इसने फ्रॉड किया हुआ, पैसा खाया हुआ, इसको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो गुलाम मोहिउद्दीन मिर्जा थे, गुलाम मोहिउद्दीन जो जिनकी मां की जायदाद को चौधरी गुलाम हुसैन ने जाली सेल डीड से हथियाया था, उन्होंने FIA में दरखास्त दी चौधरी गुलाम हुसैन, इनके दोनों बेटों उमर हुसैन और बिलाल हुसैन और बैंक मुलाजमीन के खिलाफ कि इन्होंने मेरी मुर्दा माँ की जायदाद को फ्रॉड किया, ना ये उसकी सेल डीड तैयार करवा सकते थे, ना ये मुर्दा खातून की जायदाद को रहन रखवा सकते थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। FIA ने जब इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने बैंक मुलाजमीन को तो क्लियर कर दिया कि बैंक मुलाजमीन तो जिम्मेदार नहीं है, उनके पास तो जो डॉक्यूमेंट्स आए तो उन्होंने तो उसकी बुनियाद पर कर्जा दिया, जिम्मेदार तो वो है जिसने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, वो चौधरी गुलाम हुसैन थे। अब मजे की बात यह है कि चौधरी गुलाम हुसैन एक दफा भी FIA की इंक्वायरी में पेश नहीं हुए, FIA उनको समन करती रही। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि FIA ने एक भी दफा चौधरी गुलाम हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया या छापा नहीं मारा कि आप पेश नहीं हो रहे। FIA ने उसके बाद तमाम तहकीकात मुकम्मल करके एक चालान जो रिपोर्ट थी वो जमा करवा दी बैंकिंग जराइम कोर्ट में, क्योंकि ये फिर एक जुर्म आ गया था इसमें सामने कि इन्होंने फ्रॉड किया है, जुर्म किया है एक जायदाद का, तो उस पर वो बैंकिंग जराइम कोर्ट में अब केस चल रहा था, जराइम कोर्ट नंबर 1 में। उसमें उन्होंने चालान रिपोर्ट जमा करा दी और FIA ने भी इनके एक नाकाबिले जमानत दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। फिर जो बैंकिंग कोर्ट थी जराइम की, उसने भी इस चालान रिपोर्ट की बुनियाद पर चौधरी गुलाम हुसैन के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत जारी कर दिए। लेकिन अब देखिए चौधरी गुलाम हुसैन नहीं गिरफ्तार हो रहे, फिर रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे। अदालतें हैं ना, क्या आपको पता है किसी का चेक बाउंस हो जाए तो उसमें जो केस होता है चेक डिफॉल्ट का, तो वो तो आप फौरी तौर पे गिरफ्तार हो जाते हैं और नाकाबिले जमानत आपका वो केस होता है जब तक आप रकम अदा ना करते हैं। लेकिन यहाँ पे चौधरी गुलाम हुसैन को कोई हाथ नहीं लगा रहा, मौजें कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि 2016 में ये जो बैंकिंग रिकवरी लॉ था इसमें तरमीम होती है और उसके तहत ये हो जाता है कि जो 10 करोड़ से ऊपर के जो मुकदमात होंगे वो हाई कोर्ट में चलेंगे उनका ट्रायल, और जो 10 करोड़ से नीचे होंगे वो बैंकिंग रिकवरी कोर्ट में चलेंगे। तो चौधरी गुलाम हुसैन के जो केसेस थे वो जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा से ट्रांसफर होकर जो 6 करोड़ वाला केस था डिफॉल्ट का, वो भी
नीचे बैंकिंग रिकवरी कोर्ट में आ गया। अब दिलचस्पी की बात यह है कि बैंकिंग रिकवरी कोर्ट ने भी चौधरी गुलाम हुसैन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ठीक, चौधरी गुलाम हुसैन फिर गिरफ्तार नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद जो बैंकिंग जराइम कोर्ट थी उसने चौधरी गुलाम हुसैन को इश्तिहारी करार दे दिया तंग आके। और दिलचस्पी क्या होता है कि बैंकिंग जराइम कोर्ट में आज तक चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। बैंकिंग रिकवरी कोर्ट में जरूर वकील पेश हुआ, और वो जो थे इनके जो वकील वहां पर पेश हुए वो शाहिद इकराम सिद्दीकी इनके वकील पेश हुए, वो भी चंद एक दफा। अब दिलचस्पी की बात यह है कि अभी इस साल तंग आके जो बैंकिंग जराइम कोर्ट नंबर 1 है उसके जज अमीर अहमद ने FIA को हुक्म दिया कि ये इतने अरसे से इश्तिहारी है, आप लोग गिरफ्तार भी नहीं इसको करते, इसने 10 करोड़ खाया भी हुआ है, इसने एक खातून मुर्दा की जायदाद का भी फ्रॉड किया, उसकी ज़मीन हथिया के इसने उस पर कर्ज लिया, तो आप इसके ID कार्ड्स और इसके जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक कर दें, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद ना आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना अकाउंट खोल सकते हैं, ना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं बैंक अकाउंट, ना ही आप कहीं किसी बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। लेकिन आज भी उसकी तारीख थी, 2 तारीखें पड़ चुकी हैं, FIA ने अभी तक अदालत के उस हुक्म की तामील रिपोर्ट नहीं जमा करवाई कि उन्होंने लिख दिया है नादरा को कि इसके पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक कर दें। क्यों नहीं FIA लिख रही? अब ये आप देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि एक शख्स नॉन फ्रॉडिया है, उसमें अदालतों में ये केसेस साबित हो गए कि उसने ये जुर्म किया है, उसके बावजूद ना तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उसको कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है कि उसका ID कार्ड ब्लॉक हो, ना कुछ, ना काबिल जमानत उसके वारंट जारी हुए हैं गिरफ्तारी के, वो नहीं गिरफ्तार हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? तो आप उस वजह पर भी आ जाते हैं। अब सोचने की बात ये कहते हैं कि ये 2004-5 में कुछ इनकी किसी तरह इन्होंने सलमान तासीर से ताल्लुकात बनाया, तो उन्होंने इनको कभी कभार ये बिजनेस प्लस टीवी पे बतौर तज्जिया कार आने लगे, कबाड़िया बतौर तज्जिया कार आने लग गया। वहां से इनको फिर एक शो भी मिल गया, एंकर बन गए तो फिर इन्होंने और जगहों पे भी ताल्लुकात बनाए, और अब वो ताल्लुकात की ये हालत है कि ये हमने इनकी देखी एक वीडियो, ये हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बैठे हुए हैं। ये अभी हालिया जो ISPR ने जो इफ्तारी करवाई थी जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने काफ़ी लंबी ब्रीफिंग दी सहाफ़ियों को, उसमें भी इनवाइटेड थे। सोचने की बात यह है कि आखिर हमारे फौज के इदारे ने क्यों एक फ्रॉडिये, एक क्रिमिनल इश्तिहारी को वो रसाई देते हैं आर्मी चीफ तक, जो कि सहाफ़ी भी नहीं है, जो कि एक फ्रॉडिया है, अदालत से करारशुदा फ्रॉडिया है, अदालत से करारशुदा झूठा है कि इसने झूठा बयान हल्फी दिया कि मुझे मालूम नहीं था, अदालत से करारशुदा क्रिमिनल है, अदालत से मफरूर है, FIA से मफरूर है, नाकाबिल जमानत वारंट है, इश्तिहारी है बैंकिंग कोर्ट जराइम की जो है उससे, और वो आर्मी चीफ के पास जाके बैठ जाता है, वो आर्मी चीफ की उसमें शिरकत करता है। ये हमारे इदारों को इंक्वायरी करनी चाहिए, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इंक्वायरी करनी चाहिए कि एक मुजरिम कैसे वो मेरे पास आके बैठ गया, क्यों नहीं, उसको किसने मेरे तक रसाई दी। उनको ये इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए कि किसने इसको दावतनामा जारी किया, क्यों नहीं मालूम था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है। क्योंकि ये बड़ी बात है, जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं बड़े काबिल एहतराम होते हैं, अगर उन तक ये मुजरिमों की रसाई होने लग गई तो फिर तो मुल्क में कानून का कोई अल्लाह ही हाफिज है। उनको कौन हाथ डालेगा? जो मुजरिम आर्मी चीफ के साथ बैठता हो उसको कौन सी FIA या पुलिस गिरफ्तार करेगी या उसका ID कार्ड ब्लॉक करवाएगी? आप देख रहे हैं नहीं कर रही, इसी वजह से नहीं कर रही। फिर इसी बुनियाद पर उसको असर रसूख की, इसी असर रसूख उसका देखते हुए कि ये तो यहां तक रसाई रखता है, फिर इनको टीवी चैनलों में नौकरियां मिलती हैं, इनको मिलियंस में सैलरी दी जाती है। आज हम ये समझते हैं कि क्योंकि मैंने एयरवे में काम भी किया है, मैंने अमाद यूसुफ साहब के मातहत भी काम किया है, वो मेरे बॉस रहे हैं, जो एयरवे न्यूज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और तमाम चैनल वही रन करते हैं। मैं उनके बारे में खुशगुमानी ये ज़रूर रखता हूँ, और मैं जितना उनको जानता हूँ, इज़ अ थारो प्रोफेशनल। यकीनन उनको इल्म नहीं होगा कि एक क्रिमिनल, एक इश्तिहारी उनकी टीवी स्क्रीन पर बैठा हुआ है। हमारे पास ये तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड, दस्तावेजात मौजूद हैं, अदालती रिकॉर्ड मौजूद है
یہ ان کے وارنٹ موجود ہیں, ان کی ایپ پر کٹی ہوئی FIRs FIA کی موجود ہیں. تمام ہم نے دستاویزات کو گو تھرو کر کے یہ آپ کے لیے آسان لفظوں میں بیان کی ہے. اگر کوئی مانگے گا تو ہم اداروں سے بھی یہ شیئر کرنے کو تیار ہیں, ایئر وے نیوز سے بھی شیئر کرنے کو تیار ہیں کہ آخر ایک کرمنل کیسے اسکرین پر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. پھر تیسرا رپورٹ پیمرا, جو ایک اکاؤنٹ ہے ان کا ٹویٹر کا. جو پیمرا ہمارا ادارہ ہے ویسے تو ہر بات پہ ڈائریکشن جاری کرتا ہے کہ آپ کیبنٹ کے اوپر سٹوری نہیں کر سکتے, آپ اسحاق ڈار کا انٹرویو نہیں کر سکتے جی وہ اشتہاری ہیں, آپ نواز شریف کا انٹرویو نہیں کر سکتے ٹی وی پر چلا سکتے کہ وہ اشتہاری ہیں, آپ نے سابق صدر آصف زرداری کا انٹرویو ڈراپ کروا دیا جیو پر, حامد میر صاحب نے کیا جی کہ یہ ملزم ہے ایک نیب کے کیس میں. تو وہ پیمرا کہاں پر ہے کہ ایک اشتہاری ٹی وی پر اینکر بن کے بیٹھا ہوا ہے, مجرم ہے جو عدالت میں قرار دیا گیا ہوا فراڈ کا, بینک ڈیفالٹ کا, وہ ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے. پیمرا کہاں پر ہے, پیمرا کیوں نہیں کارروائی کر رہا؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے ان سے اسکرین واپس لے لے, اگر کوئی کسی اور کا دباؤ نہ آ گیا. جہاں پر یہ ملاقاتوں میں جاتے ہیں, جہاں پہ ہمارا سوال ہے کہ آرمی چیف تک ان کی کیسے رسائی ہوئی, کیونکہ پھر یہ تاثر جاتا ہے اس سے کہ یہ پھر اسی اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ گرفتار نہیں ہوتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر چودھری غلام حسین جیسے لوگ پھر بیٹھ کے ٹی وی پر دوسروں کو فراڈیا کہیں, سیاستدانوں کو چور کہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون گئیں اپنا بیٹا لے کے چھوٹا, انہوں نے کہا کہ اس کو نصیحت کیجیے, یہ میٹھا بہت کھاتا ہے, آپ اس کو منع کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کل آئیے گا, میں آج نصیحت نہیں کروں گا. وہ اگلے دن لے کے آئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کی, سمجھایا کہ آپ میٹھا زیادہ کھایا کریں. تو اس خاتون نے تجسس میں پوچھا کہ آپ نے کل یہ نصیحت کیوں نہیں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں نے خود اس وقت میٹھا کھایا ہوا تھا, تو میں کیسے, جب میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تو میں کسی کو میٹھا کھانے سے منع کر سکتا تھا؟ میری نصیحت میں وزن کیسے ہوتا؟ تو یہی بات ہے کہ ہم اپنے اگر پیغمبر اسلام کی سنت پر, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کریں تو ایک خود چور, ایک فراڈیا کیسے بیٹھ کے دوسروں کو فراڈ کہے گا تو اس ملک سے چوری اور فراڈ ختم ہوگا؟ تو یہ سوچنا تو چاہیے. یہ وزیر عمران خان کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیئرمین نیب کے لیے وہ جو سر سے گلے تک خواتین کو پیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے دفتر میں, ان کے لیے یہ لگے ہوتے اسکرین پر بیٹھ کے چودھری غلام حسین چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. خود کیا ہے یہ, کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ کیسے ایک کباڑیا اینکر بن کے اسکرین پر بیٹھ گیا اور فراڈیا کرمنل لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے؟ یہ بہت بڑا تہلکہ کا اسکینڈل ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر بڑی کارروائی ہوگی. اور ہم امید رکھتے ہیں, ابھی بھی ہم خوشگمانی میں مبتلا ہیں کہ ادارے آئندہ ان کو نہیں بلائیں گے, ان کو بریفنگز کے لیے جس میں آرمی چیف یا وزراء موجود ہوں. PM ہاؤس ان کو نہیں بلائے گا انٹرویو کے لیے, اور ان سے اسکرین واپس لی جائے گی. ہم یہ امید رکھتے ہیں, اور ہم جو ہمارے صحافی ہیں ان سے بھی امید رکھتے ہیں, جو اینکرز ہیں سینئرز, جو بڑے پروفیشنل ہیں, ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی ایسی بریفنگ میں شرکت نہیں کریں گے جس میں چودھری غلام حسین موجود ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر ایک فراڈیا, ایک کرمنل موجود ہے تو ہم نہیں آ رہے, یہ صحافیوں کو بلایا کریں بریفنگ میں, کرمنلز کو مت بلایا کریں, یہ ہمارے پیشہ صحافت کی توہین ہے. ہم بہرحال آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور یہ کسی کو بھی اگر دستاویزات چاہیے ہوں تو ہم یہ دستاویزات اور ریکارڈ, عدالتی ریکارڈ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.